डीप डाइव के इस नई और दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी दुनिया की छानबीन करना है जहां सीखने और बिजनेस करने के पुराने तौर तरीके बिल्कुल बदल गए हैं। यानी पूरी तरह से बदल चुके हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज इस चर्चा के लिए दो बहुत ही खास सोर्सेज हैं। एक तरफ हैं ए खताना, जो जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के फाउंडर हैं। उनका लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर मॉडल है। और दूसरी तरफ जॉन मलिन्स का एक टेड टॉक है जो काउंटर कन्वेंशनल माइंडसेट्स यानी गैर परंपरागत मानसिकता पर आधारित है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि इन दोनों सोर्सेज में एक आम धागा है, एक कॉमन थ्रेड जो इनको जोड़ता है। कामयाबी के लिए स्थापित नियमों को तोड़ने वाली बात। एग्जैक्टली कामयाबी के लिए एस्टैब्लिश्ड रूल्स और जिन्हें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं ना, उनको तोड़ना। कैसे एक सोर्स शिक्षा के तरीके को बदलने की बात करता है और दूसरा सोर्स सीधा बिजनेस स्कूल के नियमों को चुनौती देता है। राइट। और ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो या तो किसी नई चीज को जल्दी और गहराई से सीखना चाहते हैं या फिर नवाचार या इनोवेशन करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की उलझन के। हाँ, क्योंकि आजकल हर जगह बस इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। सही कहा। तो नए नियमों को समझने से पहले सीखने के जो बुनियादी तरीके हैं उनको बदलना जरूरी है। यहाँ से बात ए खताना के पेड लर्निंग स्ट्रक्चर पर आती है। हाँ, खताना ने अपने स्ट्रक्चर को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया है। जैसे लेवल 1, जिसे वो फाउंडेशन या बुनियाद कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ पढ़ने की बात नहीं होती, एआई टूल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे वो नोटबुक एलएम और माइंड मैप्स। बिल्कुल। नोटबुक एलएम चैट, माइंड मैप्स, एक्सप्लेनर वीडियोस और डेटा टेबल्स के जरिए एक समझ बनाई जाती है। ये पहला स्टेप है। नोटबुक एलएम थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है। देखिए, सिंपल भाषा में ये एक एआई ट्यूटर की तरह है। आपने डॉक्यूमेंट्स डाले और वो आपको इंटरैक्टिवली पढ़ाएगा। पर इसके तुरंत बाद लेवल 1 में ही टेस्ट एंड स्कोर आता है। तुरंत टेस्ट? हाँ, जिसमें शॉर्ट क्विजेज और सिंपल फ्लैश कार्ड्स होते हैं। और यहाँ पूरा फोकस होता है रिकॉल पर, यानी कितना याद रहा। ओह वाओ। उसके बाद लेवल 2 आता होगा जिसे एक्टिव लर्निंग कहा गया है। राइट। लेवल 2 या सक्रिय शिक्षा, यहाँ थोड़ा एडवांस काम होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, इंटरैक्टिव चैट और ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर टेस्ट भी थोड़े अलग होंगे। हाँ ना, यहाँ मॉडरेट क्विजेज और कॉन्सेप्ट फ्लैश कार्ड्स होते हैं, क्योंकि अब फोकस सिर्फ याद रखने पर नहीं है, एप्लीकेशन पर है। उसे लागू कैसे करना है। ये वैसा ही है जैसे जिम में सिर्फ दूसरों को वर्कआउट करते देखना, जो पैसिव हो गया, वर्सेस खुद वेट्स उठाना, जो एक्टिव लर्निंग है। ये बहुत सटीक एनालॉजी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हर लेवल पर तुरंत टेस्ट लेने से दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनेगा? मतलब हर किसी को लगता है कि लगातार टेस्ट से तो कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाएगा। ये आमतौर पर लगता है, पर खटाना समझाते हैं कि दबाव के बजाय ये एक कंटिन्यूअस लूप बनाता है, एक निरंतर चक्र। एक लूप? वो कैसे? जब आप तुरंत टेस्ट लेते हैं तो दिमाग में एक फ्रिक्शन पैदा होता है। इससे रिकॉल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी यानी अवधारणा की स्पष्टता मजबूत होती है। ये ओवरलोड नहीं करता, बल्कि इंफॉर्मेशन को लॉक कर देता है। समझ गया? तो लेवल 1 और 2 के बाद जब बुनियाद और सक्रिय शिक्षा पूरी हो जाती है, तब महारत यानी मास्टरी तक कैसे पहुंचा जाए? यहाँ आता है लेवल 3 यानी मास्टरी। इस स्टेज में लर्निंग को ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स और डिस्क्रिप्टिव Q&A में बदला जाता है। ब्लॉक स्टाइल सिंथेसिस, ये काफी नया टर्म है। हाँ, मतलब आप चीजों को ऐसे लिखते हैं जैसे किसी और को समझा रहे हों। और यहाँ टेस्ट के तौर पर एडवांस्ड क्वेश्चंस और हाई वॉल्यूम फ्लैश कार्ड्स होते हैं। सबसे बड़ा फोकस होता है कमजोर क्षेत्रों या वीक एरियाज का टारगेटेड रिवीजन करना। पूरा ध्यान परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट पर होता है। तो ये एक पूरा साइकिल बन गया, सीखा, टेस्ट किया, ठीक किया और आगे बढ़े। एग्जैक्टली। खाना का ये जो कॉर लर्निंग लूप है, लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन और प्रोग्रेस, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो खाना का ये लूप दरअसल सिखाता है कि किसी भी विषय को रटने के बजाय उसे हकीकत में कैसे अप्लाई किया जाए। लर्निंग कभी पैसिव या आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए। राइट। उसे एक्टिव, मेजरेबल और लगातार बेहतर होने वाली प्रोसेस होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लर्न टू लर्न मॉडल सुनने वालों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है, ताकि वो जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन को डीप अंडरस्टैंडिंग में बदल सकें। बिल्कुल, ये फाउंडेशन सेट कर देता है कि आपका दिमाग नए चैलेंजेस को
कैसे प्रोसेस करेगा। लेकिन एक बार हमने सीखने का ये एक्टिव तरीका अपना लिया, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ हम ऐसी कौन सी स्थापित परंपराओं को तोड़ सकते हैं जो बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया में मानी जाती हैं? यहीं से हम जॉन मलिन्स के सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सीखने के लिए पुराने तौर तरीके काफी नहीं हैं, ठीक वैसे ही जॉन मुलिन्स बताते हैं कि बड़े कॉरपोरेट और बिजनेस स्कूल्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस नई शुरुआत करने वालों के लिए काम नहीं आते। एकदम काम नहीं आते हैं। मलिन्स का प्राइमरी थीम ही यही है कि काउंटर कन्वेंशनल माइंडसेट्स या गैर परंपरागत मानसिकता को अपनाना जरूरी है, जो जानबूझकर एस्टैब्लिश्ड रूल्स को तोड़ते हैं। तो इसमें उनका पहला इंसाइट क्या है? पहला है प्रॉब्लम फर्स्ट लॉजिक। मतलब सिर्फ किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को थोड़ा सा बेहतर बनाने या अलग रूप देने के बजाय इंसानों की किसी ऐसी समस्या को ढूंढना जहां बहुत दिक्कत आ रही हो। हाई फ्रिक्शन ह्यूमन प्रॉब्लम्स, राइट? हाँ, ऐसी प्रॉब्लम जिसका सल्यूशन लोगों को सच में चाहिए। हाँ, और दूसरा इंसाइट? दूसरा है नैरो मार्केट डोमिनेशन। शुरुआत में एक बहुत ही छोटे और खास जरूरत वाले मार्केट यानी नैरो टारगेट मार्केट पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि एक्सपर्टाइज और स्टेबिलिटी मिले। उसके बाद ही बड़े पैमाने पर फैलने की सोचना। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। क्या एक बहुत छोटे या नैरो मार्केट पर फोकस करना काफी बड़ा रिस्क नहीं है? आमतौर पर सिखाया जाता है कि टारगेट ऑडियंस जितनी बड़ी हो, बिजनेस के लिए उतना अच्छा है। देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। बाहर से देखने पर यही लगता है कि बड़ा मार्केट ही सेफ है, पर सोर्स के मुताबिक बड़ा मार्केट शुरुआत में सिर्फ भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन लाता है। डिस्ट्रैक्शन? हाँ, जबकि नैरो मार्केट पर डोमिनेशन से जो स्टेबिलिटी मिलती है, लॉयल कस्टमर्स मिलते हैं, वो लंबे समय के स्केलिंग के लिए सबसे जरूरी फाउंडेशन बनती है। ओह, मतलब पहले एक छोटे हिस्से में मास्टर बन जाओ, फिर बाहर निकलो। एग्जैक्टली। ये रिस्क नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी है। ओके, तो एक बार प्रॉब्लम सुलझ गई और मार्केट तय हो गया, तो अगला कदम होता है बिजनेस को बड़ा करना, यानी स्केल करना। लेकिन इसके लिए पैसे और रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? यहाँ मलिन्स के बाकी 3 काउंटर कन्वेंशनल इंसाइट्स काम आते हैं। उनका तीसरा इंसाइट है कस्टमर फंडेड स्केलेबिलिटी। कस्टमर फंडेड यानी ग्राहक पैसे देगा? बिल्कुल। प्रोडक्ट बनने से पहले ही कस्टमर से एडवांस कैश पेमेंट लेना, ताकि ट्रेडिशनल इंटरनल रिजर्व्स की जरूरत ही ना पड़े। उसी एडवांस से आप अपनी इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन की फंडिंग कर सकते हैं। वेट, रियली? प्रोडक्ट बनने से पहले? हाँ, और फिर आता है चौथा इंसाइट, स्ट्रेटेजिक एसेट बोरोइंग। बिजनेस को स्केल करने के लिए हाई आरओआई कैपिटल लगाने के बजाय दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जिस्टिंग एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या जमीन को उधार लेना यानी बोरो करना, ताकि अपना बहुत सारा पैसा ब्लॉक ना हो। सही पकड़ें। और पांचवा इंसाइट है डिसाइसिव एक्शन ओवर परमिशन। जब कानून या रेगुलेशंस अस्पष्ट हों या पुराने हों, तो इंस्टीट्यूशनल या लीगल परमिशन का इंतजार करके डिले करने के बजाय सफल एंटरप्रेन्योर्स बस अपना काम शुरू कर देते हैं। उन्हें कहते हैं गेट ऑन विद इट। तो इसका मतलब है कि बिना अपना नया अवन खरीदे और बिना दुकान की क्लियरेंस का इंतजार किए किसी और की किचन उधार लेना और ग्राहक के एडवांस पैसे से उन्हीं के लिए केक बनाना। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बिल्कुल परफेक्ट है। और यही मानसिकता नवाचार की सच्ची कुंजी है। ये रूल्स तोड़ने का कोई रैंडम तरीका नहीं है, बल्कि पुराने सिस्टम्स के गैप्स का फायदा उठाने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है, अगर हम पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को जोड़ें? तो दोनों में एक ही कॉमन बात निकल कर आती है। हाँ, चाहे वो खतेना का लर्न टेस्ट स्ट्रेंथन प्रोग्रेस का कंटिन्यूस लूप हो या मलिन्स का काउंटर कन्वेंशनल माइंडसेट्स हो, दोनों स्रोत ये साबित करते हैं कि असली महारत और सफलता आइसोलेटेड स्टेजेस में या पुराने नियमों पर चलकर नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। इसके लिए लगातार एक्टिव रहना पड़ता है और कन्वेंशनल रूल्स को चुनौती देनी पड़ती है। सही कहा। सुनने वालों के लिए इस गहन चर्चा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो अब अपने दैनिक जीवन में चाहे कुछ नया सीखना हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, इन गैर परंपरागत और अनस्ट्रक्चर्ड लूप्स का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। राइट। इस सेशन को खत्म करने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा ताकि लोग इस पर खुद सोच सकें। हाँ, बिल्कुल। अगर हम शिक्षा और बिजनेस दोनों ही क्षेत्रों में स्थापित नियमों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को तोड़कर ही सबसे बड़ी सफलता पाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनिवर्सिटीज और बिजनेस स्कूल्स
हमें सफल होने के बजाय दरअसल सिर्फ सेफ रहना और रिस्क ना लेना सिखा रहे हैं? ये तो वाकई में एक बहुत ही डीप सवाल है। इस विस्तृत विश्लेषण को सुनने और इस सीखने के सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।